तो डियर स्टूडेंट, आज होगा समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का महासंग्राम। यानी कि जो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी है और वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनके लिए रामबाण महासंग्राम वीडियो है। क्योंकि आज किस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर देखने चाहिए। एक एक क्वेश्चन छांट छांट के रखे हैं, ये सब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है। ठीक है, प्रूफ के तौर पे आपने देख ही लिया है। आपका वर्ष फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर प्रथम है, सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की इस वीडियो में पहले स्थान पे जो क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन ये है कि सामाजिक संरचना। भाई समाजशास्त्र सब्जेक्ट है तो समाज से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, सोशोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का जो सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी में किया था। ध्यान सुनेंगे, समाजशास्त्र में जो सामाजिक स्ट्रक्चर है यानी कि सोशल स्ट्रक्चर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, सबसे पहले एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एक बुक बनाई थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी और उसी में इस चीज़ के बारे में बताया था, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसी क्रम में इस्माइल एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है इस्माइल दुर्खिम। इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी रचना द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इस धारणा का प्रयोग किया था, यानी किसका, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना का। उसके बाद किंतु दोनों ही विद्वानों ने सामाजिक संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। दोनों ने अपने अपने बुक में अपनी अपनी जो रचनाएं हैं, पुस्तक है, उसमें इसके बारे में बताया, लेकिन स्पष्ट क्लियर कट, जैसे कि कोई मूवी होती तो उसकी शुरुआत होती, वो इंड होती है। ठीक है, हाँ, कि ये हीरो मर गया, फिर जो विलन है वो मर गया, कोई ना कोई लास्ट में मूवी इंड होती। लेकिन इसमें हुआ ये कि पिक्चर अधूरी रह गई। पिक्चर तो शुरू हुई लेकिन बीच में अधूरी रह गई, बैटरी लो हो गई। ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो उसी प्रकार ये भी है कि स्पष्ट व्याख्या नहीं की। इस अवधारणा पर विस्तृत विचार प्रकट करने वाले विद्वानों में रेडक्लिफ, ब्राउन, कार्ल मैनहीम और नेडल, मार्टन, पार्सन्स, जॉनसन तथा मैकाइवर आदि प्रमुख जो लेखक हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रमुख विद्वान हैं। इन विद्वानों ने इसमें स्पष्ट यानी कि डिटेल में इसके बारे में वर्णन किया है। इसके बारे में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट का मतलब पूरा का पूरा विस्तृत तरीके से प्रकट किया है। किन किन विद्वानों ने, जो यहाँ पर नाम दिए गए इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अब इसका सामाजिक स्ट्रक्चर जो है वो किसे कहते हैं, यानी कि संरचना जो है उसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है। फिजिकल कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए थाली है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, चेयर है, तो जो भौतिक जो चीज़ें दिखती हैं उसका कोई ना कोई आकार जरूर होता है, यानी कि उसका संरचना स्ट्रक्चर जरूर होता है कि हाँ भाई थाली है तो गोल रहेगी। ठीक है, वहीं पर बुक है तो वो चार कोने की है। ठीक है, इसी तरह जितने भी फिजिकल वाली चीज़ें, जितने भी भौतिक चीज़ें, उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं। इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। शरीर की संरचना जो है हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, मुंह आदि कई अंगों इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ये सभी अंग अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े भी हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना में चार विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मतलब कि सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा इन्होंने उदाहरण दे दिया कि भाई जो इंसान है, ठीक है, वो उसका भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके आँख भी हैं, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है। ठीक है, और वो अपने स्थान पर एक जगह स्थिर भी हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, यानी कि शरीर जो है उसका जो संरचना का उदाहरण दिया गया, शरीर एग्जाम्पल के रूप में शरीर की संरचना का उदाहरण दे दिया गया। ठीक है, तो शरीर है तो शरीर में हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह आदि सभी अंग हैं। ठीक है, और इन सभी अंगों से मिलकर शरीर बना है। ठीक है, और ये जो अंग है अपने स्थान पर स्थिर भी हैं, रुके भी हैं, ये नहीं कि हट गए हैं। ठीक है, और एक दूसरे से सुव्यवस्थित रूप से भी जुड़े हैं, तो इसे ही कहेंगे हम स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार आप जो सामाजिक के बारे में उपलब्ध सामाजिक संरचना के बारे में परिचय लिखेंगे। ये बेसिक परिचय, अगर अति लघु उत्तर में प्रश्न आए तो इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि सामाजिक अस्त्रीकरण, ये भी बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक अस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए, अर्थ बताइए, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करिए, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक अस्त्रीकरण व सामाजिक व्यवस्था, ऐसे लिखेंगे, सामाजिक अस्त्रीकरण समाज की या फिर सामाजिक की ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो समाज के विभिन्न लोग और समूहों के क्रमशः, मतलब कि लोग भी और व्यक्ति भी, भाई जो इंसान है वो कहीं ना कहीं समाज में रहता है, ठीक है, और वही समाज में कई सारे ग्रुप यानी कि समूह भी होते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक अस्त्रीकरण वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंदर या फिर जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न समूह और व्यक्ति उच्च से निम्न पद तक की स्थित पद या स्थान प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति जो समाज में है, समूह है, तो समूह में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको अलग अलग उच्च से, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर उच्च से निम्न की ओर के ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला आप लिख देंगे अध्यक्ष, फिर लिख सकते हैं आप लोग सचिव, और फिर लिख सकते हैं कोषाध्यक्ष। तो ये उच्च स्तर से निम्न स्तर के पद हैं और उनको ये पद स्थान प्राप्त हो जाते हैं जो समाज में, यानी कि समाज के जो समूह में लोग जुड़े हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पद मिल जाते हैं। और उसी के अनुसार एक समूह विशेष कुछ विशिष्ट अधिकारियों अथवा निर्गताओं का भी हकदार होता है। तो भाई अलग अलग सबको पोस्ट मिल जाएंगे तो सभी के अलग अलग कार्य हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक अस्त्रीकरण समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने की और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति व भूमिका को निर्धारित करने की एक सामाजिक व्यवस्था भी है। इस प्रकार सामाजिक अस्त्रीकरण में उच्चतम से निम्नतम सामाजिक स्थिति वाले सभी समूहों का समावेश होता है। यही मानी हुई बात है कि इनमें से प्रत्येक समूह का, चाहे वह उच्चतम स्थित समूह का हो या निम्नतम स्थित समूह, सामाजिक संरचना में एक निश्चित स्थान होता है और उसी के अनुसार प्रत्येक समूह को कुछ सामाजिक अधिकार मिलते हैं, अथवा मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए उच्चतम स्थिति वाले समूह के सदस्यों को जितने अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होती हैं उतनी सुविधाएं तथा अधिकार निम्नतम स्थिति वाले समूह के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होती। तो सिंपल सी बात है कि कोई मान लीजिए कि डिपार्टमेंट बड़ा है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा अधिकार मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री जी हैं, एग्जाम्पल को बता तो प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा अधिकार हैं, प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, उसकी अपेक्षा मुख्यमंत्री को कम सुविधाएं हैं, कम अधिकार हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार सामाजिक अस्त्रीकरण सामाजिक समूहों में न केवल सामाजिक स्थिति या पद को अपितु सामाजिक अधिकार, शक्ति एवं शक्ति, सत्ता एवं निर्गताओं को भी बांटने में एक सामाजिक व्यवस्था है। पद में और अधिकार में भी, पावर में भी और सत्ता में भी, इन सब चीज़ों में बांटने की एक सामाजिक व्यवस्था भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे सामाजिक अस्त्रीकरण के बारे में परिभाषा, उसका मतलब। और सामाजिक अस्त्रीकरण की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है, ध्यान से सुन लीजिए एक दो परिभाषाएं। जैसे कि पी जिसबर्ट के अनुसार सामाजिक अस्त्रीकरण को इन्होंने कहा है कि सामाजिक अस्त्रीकरण समाज का उन अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध द्वारा समृद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये बात जिसबर्ट ने कहा है। और अगली परिभाषा रेमंड भूरे ने कहा कि अस्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन, मतलब कि जो सामाजिक अस्त्रीकरण है, ये अस्त्रीकरण जो है ये ऊंचे से लेकर निम्न की ओर, यानी कि मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे की जो सामाजिक इकाइयां हैं उन सभी का सामाजिक क्षैतिज विभाजन है कि हाँ ये ऊंच पे है पद पे, ये नीचे पद पे, फिर ये इस पद पे है, ये इसका विभाजन है, ये कहा है रेमंड ने। उसके बाद डेविस ने भी दिया है, उसके बाद आगवर ने भी दिया, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक दो लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर कर ही दिया। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समाज को परिभाषित कीजिए और समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो चलिए समाज के बारे में जानते हैं। ये समाज है, समाज शास्त्र अलग है और समाज अलग है, ठीक है। तो दोनों के प्रश्न अलग अलग पूछे जाएंगे, समाज के बारे में भी पूछा जाएगा और समाज शास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे कि समाज की परिभाषा विभिन्न विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार प्रस्तुत की है और वो परिभाषाएं निम्नवत है। जैसे कि समाज की परिभाषा मैका एवर तथा पेज ने कहा है कि समाज के बारे में
कि समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार और पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों तथा भागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनता की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यानी कि समाज में जो रिलेशंस हैं आपस में, चाचा दादा भाई भतीजा रिश्तेदार, ठीक है, पड़ोसी, इन सभी का एक जाल है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है समाज की रीतियाँ तथा कार्य प्रणालियाँ हैं, इनके अधिकार एवं पारस्परिक जो सहयोग है और अनेक समूह जो हैं, ठीक है, और उनके भाग हैं, मानव का जो व्यवहार है, नियंत्रण है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है उसी को हम समाज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्सन्स ने कहा है विद्वान ने कि समाज मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता है। समाज मानव संबंधों की पूरी जटिलता है, जहाँ तक कि वे साधन साध्य संबंधों, चाहे वे यथार्थ हो या प्रत्यागात्मक के रूप में किए गए कार्य करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार अच्छी परिभाषा नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैका एवर पेज वाली अच्छी थी। और अगली परिभाषा राइट ने दी है। राइट ने कहा कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। ध्यान सुनेंगे, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी इन्होंने कहा समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, मतलब कि समाज व्यक्तियों का समूह तो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप यही नहीं कह सकते कि समाज सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का समूह है। समाज व्यक्तियों का तो समूह है, इसके अलावा यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था भी है। ठीक है, तो ये परिभाषा राइट से लीजिए, जो कि एक बेटर परिभाषा है। और उसके बाद गिंडक्स ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं। तो ये परिभाषा गिंडक्स ने दी है। ठीक है, बस ये 2-3 परिभाषा याद रखेंगे, और आगे राइटर ने भी दी, इसको पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आपने समाज की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार जान ली, अब इसकी विशेषताएं भी जान लीजिए। विशेषताओं में आप जितना भी लिख देंगे बेटर रहेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा समाज की विशेषता बता दे रहा हूँ। 2-3 विशेषताएं मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए डिटेल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जैसे समाज की विशेषताओं में लिख सकते हैं आप लोग, नंबर 1 पे लिख सकते हैं कि समाज जो है वो समाज में एक से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, समाज में एक से अधिक लोग रहते हैं, समाज में कई सारे समूह होते हैं। ठीक है, और समाज में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, समाज में नियम और कानून होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन 4-5 लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि समुदाय का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो समुदाय की एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा तय है। ठीक है, तो समुदाय के बारे में जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि यदि समुदाय शब्द का विश्लेषण किया जाए, मतलब डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए, तो इसको लैटिन भाषा के कॉम COM तथा MUNIS म्यूनिस, ठीक है, म्यूनिस शब्द का योग कहा जाता है। प्रथम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, और दूसरे का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय का अगर सिंपल सा अर्थ देखा जाए तो साथ मिलकर सेवा करना है, किंतु समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, यानी कि समाज शास्त्री जो प्रमुख विद्वान हैं उनके नज़रिए से समुदाय का शाब्दिक अर्थ यह है, मतलब कि समुदाय का जो अर्थ है ये पर्याप्त नहीं है। भाई ये अगर अर्थ देखा जाए तो ऐसा ही निकलेगा कि साथ मिलकर सेवा करना, लेकिन जो अलग अलग विद्वान हैं इनके नज़रिए से समुदाय की जो परिभाषा है साथ साथ मिलकर सेवा करना, ये पर्याप्त नहीं है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित भूभाग पर समान जीवन व्यतीत करता है तो उसे समुदाय कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और समुदाय की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है, जैसे कि यहाँ पर जान लीजिए, लिखेंगे मेंजर ने कहा है कि एक समाज जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो समुदाय कहलाएगा। सिंपल सा उत्तर लिखेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर है। एक समाज जो एक निश्चित भूभाग यानी कि एक निश्चित क्षेत्र पर रहता हो, जिस भी आप गांव में रह रहे हो, ठीक है, उसको समुदाय कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप जहां पर भी रह रहे हैं कहीं ना कहीं आपका वो समाज है, और एक निश्चित जमीन है, निश्चित एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है, आपके सोसाइटी का, और उसी को हम समुदाय कहेंगे। बस क्लियर कट। उसके बाद अगले विद्वान जिनका नाम है किंगस्ले डेविस, इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। ये कहा है किंगस्ले डेविस ने। मैका एवर पेज ने कहा है कि समुदाय के बारे में कि समुदाय
सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक समृद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। यानी कि समाज में जो आपस में समृद्धता होती है उसकी मात्रा, उसके जो पॉइंट होते हैं उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है। और बोगार्डर्स के अनुसार इन्होंने कहा कि वह समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो और जो किसी विशेष क्षेत्र में रहता हो। तो आपको यहाँ पर अलग अलग परिभाषा दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेटर आपको यही वाली रहेगी। ठीक है। बाकी ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आप लोग लिख सकते। बस एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता समुदाय कहलाएगा। समुदाय की परिभाषा ज़्यादातर आता, अर्थ ज़्यादा, विशेषताएं बहुत कम आता है, लेकिन आप चाहें तो इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% नहीं। समुदाय तो आएगा तय है। ठीक है। अब समाज के बारे में हमने जान लिया है। अब लगे हाथ समाजशास्त्र के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है समाजशास्त्री है। तो समाजशास्त्र जितने भी अर्थ समाजशास्त्र का, परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, जितने भी समाजशास्त्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये रामबाण वाले प्रश्न हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तरीके प्रश्न के अलग अलग पूछने के होंगे, लेकिन उत्तर उसका एक ही जैसा होगा। ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या है, परिभाषा दीजिए। फिर यह क्वेश्चन आ सकता है कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में प्रभावित किया जा सकता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चलिए पहले समाजशास्त्र के बारे में जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य ने अब तक स्वयं के अध्ययन के प्रति कम रुचि रखी है। प्रारंभ में उसने स्वयं से भिन्न घटनाओं, वस्तुओं के अध्ययन में अधिक रुचि प्रदर्शित की है या फिर दिखाई है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने अपने आप पे अध्ययन ना करके वो विभिन्न जो घटनाएं घटी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कोई भी मान लीजिए न्यूज एंकर है। ठीक है। न्यूज एंकर है, वो अपने आप को नहीं देख रहा है। ठीक है। अपने आप पे अध्ययन ना कर कि हम क्या है क्या नहीं है, अपने आप को अध्ययन ना करके वो कोई घटना घट गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई बड़ा केस हो गया हो, मर्डर हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, एनीथिंग। ठीक है। कहीं आग लग गई हो, तो उस चीज़ को दिखाने में, उस चीज़ को वर्णन करने में उसका अधिक इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसको अधिक रुचि उसमें मिलेगी। या फिर वो कोई बड़ी वस्तु बन रही है। ठीक है। या फिर कहीं बड़ी वस्तु जा रही है, तो उसको दिखाने में, उसको अध्ययन करने में या फिर उसको प्रस्तुत करने में बहुत ही वो अधिक रुचि दिखाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ बस। ठीक है। ताकि आप समझ सकें। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया मनुष्य ने अब तक स्वयं के अध्ययन के प्रति कम रुचि रखी है। प्रारंभ में शुरुआत में उसने स्वयं में विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं को अध्ययन में अधिक रुचि प्रस्तुत की है या फिर प्रदर्शित की है। इसी कारण प्राकृतिक विज्ञान के विषयों की सुव्यवस्थित स्थापना पहले ही हुई है, जबकि सामाजिक विज्ञान उस क्रम में बाद में आया है। लेकिन आपको बता दें, अन्य विज्ञानों के तुलना में जो समाजशास्त्र है वो बहुत ही बाद में आया है। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि इसी कारण प्राकृतिक विज्ञान के विषयों की सुव्यवस्थित स्थापना पहले हुई है, और जबकि समाज विज्ञान उस क्रम में बाद में, यानी कि बहुत ही बाद में इसकी शुरुआत हुई है। समाजशास्त्र अब तक विकसित सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में अंतिम कड़ियों में से एक है। मतलब कि जो अर्थशास्त्र है, मानव शास्त्र है, ठीक है, राजनीति, बहुत सारे अलग अलग जो शास्त्र हैं, ठीक है, उनमें सबसे अभी जल्दी जो है लेटेस्ट है वो समाजशास्त्र ही। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि समाजशास्त्र का जो विकास है एक विशिष्ट विषय के रूप में सन 1938 में प्रारंभ हुआ, जबकि फ्रांस के अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। ध्यान से सुनेंगे, समाजशास्त्र की जो विकास का जो क्रम है वो सन 1938 में प्रारंभ हुआ, जबकि फ्रांस के एक प्रमुख विद्वान हैं जिनका नाम है अगस्त काम्टे, इन्होंने सबसे पहले इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण काम्ट को समाजशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्टे हैं। ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त काम्ट। ठीक है। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन विश्व में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत हुआ 1876 में। ध्यान से सुनेंगे, विश्व की बात करें तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। ठीक है। उसके बाद 1876 में फ्रांस में हुआ इसका मामला, मतलब वहाँ से फ्रांस में धीरे धीरे लोग जाने। ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, एक मिनट, विश्व में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1876 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। 1876 में सबसे पहले वहाँ पर इसका पूरा जानने लगे लोग, इसके बारे में एनालिसिस करने लगे विद्वान। उसके बाद फ्रांस में 1889 में धीरे धीरे फ्रांस में पहुँचा।
फिर ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में आया, ठीक है, धीरे धीरे लोग जानने लगे, फिर देश विदेश में फैलने लगा। उसके बाद भारत में 1914 में इसकी शुरुआत हुई समाजशास्त्र के एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पॉइंट नोट करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट। इस तरह लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको दबा के नंबर देगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि हाँ ये सब जानता है बंदा ना, तो समाजशास्त्र के बारे में, अगर समाजशास्त्र की हिस्ट्री जानता है कि कैसे शुरुआत हुई, फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है और कैसे कैसे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, किस सन में हुई, इतना अगर आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर खुद ही आप पे इंप्रेस हो जाएगा, भैया इसको दे दो नंबर, छोड़ो मत, क्योंकि इसके बारे में इसको अच्छे जानकारी, क्योंकि ये भाई शुरुआती चीज़ें जानता है, तो समझ लीजिए कि समाजशास्त्र के बारे में इसको अच्छे से जानकारी है। उसके बाद समाज के विषय में कई दार्शनिक यानी कि कई विद्वानों ने अतीत में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समाज के विभिन्न अंगों एवं सामाजिक संबंधों के अनेक प्रतिमानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक विषय के रूप में विगत शताब्दी की ही देन है। मानव जीवन की विशिष्टतम विशेषता उसका सामाजिक स्वरूप है। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, और ये बात यूनानी प्रमुख विद्वान अरस्तू ने कही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे समाजशास्त्र के बारे में उसका परिचय, ठीक है, ये हो गया इसका विकास का परिचय, कैसे कैसे समाजशास्त्र का परिभाषा मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दी, परिभाषा आपने जान लिया, ठीक है। उसके बाद परिभाषा के बाद ये यहाँ तक आपकी परिभाषा थी, ठीक है, ये मतलब इसका थोड़ा परिभाषा परिचय आशय क्या है, मतलब क्या है। उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ था इसका विकास का क्रम, कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में परिचय, ठीक है। उसके बाद और भी है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका क्या है, मतलब जो शब्द है सोशियोलॉजी, इसका अर्थ बताइए। अभी तक आपने समाजशास्त्र का जो आशय है मतलब क्या होता है, अर्थ नहीं समझे हैं, सिर्फ और सिर्फ आशय परिभाषा मतलब कि होता क्या है, ठीक है, समाजशास्त्र में होता क्या वो जाना। उसके बाद उसका शुरुआत कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, अब इसका समाजशास्त्र का अर्थ जानते हैं, ठीक है। चलिए अर्थ में जानेंगे कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी, दो शब्दों सर, ये जो सोशियोलॉजी यानी कि इंग्लिश में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा से इसमें दो शब्द हैं, पहला है जो है वो सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और ठीक है समाज होता है सोशियस, जिसका अर्थ समाज होता है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा जिसका अर्थ होता है शास्त्र और विज्ञान। तो सोशियोलॉजी अगर आप इस तरह लिखेंगे जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो ये दो पहला सोशियस हो गया प्लस एल से लेकर आगे लोगस हो गया। तो पहला जो सोशियस है ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है, और जो इसका मतलब होता है समाज, और जो अगला अर्थ है लोगस, ये जो है ग्रीक भाषा का जिसका अर्थ है शास्त्र या फिर विज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज शास्त्र या समाज का विज्ञान, अतः समाजशास्त्र का अर्थ समाज के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन से लिया जाता है। ये हो गई इसका अर्थ। अब इसकी स्पष्ट परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग प्रस्तुत की उसके बारे में जानते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसकी जो परिभाषा है अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने भी अपने अनुसार प्रस्तुत की। एक जो क्लियर कट परिभाषा थी ऊपर मैंने आपको उसका मतलब क्या होता बता दिया। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों की परिभाषा क्या क्या प्रस्तुत की है वो जानते हैं, ठीक है, और जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुछ विद्वान हैं जो ठीक है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषा दी है, उन विद्वानों का नाम पहले जानेंगे। यानी कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में जिन विद्वानों ने इसको प्रस्तुत किया परिभाषा दी है उनमें वार्ड, समनर, गिंडक्स, ओडम आदि ऐसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात वे समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र मानते हैं। तो वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, इन्होंने क्लियर कट कर दिया कि सोशियोलॉजी इज दिस साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, यानी कि समाज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, समाज के बारे में जो चीज़ें होती हैं समाज में, वही होता है समाजशास्त्र, ठीक है। तो समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद गिंडेक्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र जो है उस समाज में जो सोसाइटी है उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि वैज्ञानिक पद से जो विद्वान अपने अनुसार एक पैटर्न से किसी चीज़ का अध्ययन करता है, ठीक है, वही है समाजशास्त्र। ओडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, वही समाजशास्त्र है। ये परिभाषा ओडम ने दी, बिल्कुल वन लाइनर परिभाषाएं जो कि आपको जन्मों जन्म तक याद रहेंगे, बस 2-3 बार पढ़ लेंगे बस अच्छे से, ठीक है। और ऊपर दी गई जो परिभाषाएं हैं इनमें इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और कुछ लोगों ने समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन के अनुसार परिभाषा दी है, तो उसमें
HP फेयरचाइल्ड ने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। तो इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। आई होप समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और भी हैं जो कि आगे बताऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे देखेंगे जो कि रामबाण है, हमेशा रिपीट होते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। दोनों सब्जेक्ट हैं, समाजशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है जो पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है, तो दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए जानते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र सिंपल से शब्द जो है इसका आते ही मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है वो फाइनेंस से संबंधित है, रुपये पैसे से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, यानी कि आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रूप से उस चीज़ का अध्ययन है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं। अपने सीमित साधनों से अपने असीमित इच्छाओं का आधिकारिक संतुष्ट करने के लिए किए गए मानव व्यवहार को ही आर्थिक व्यवहार कहा जाता है। धन मनुष्य की संतुष्टि का एक आर्थिक साधन है। ध्यान सुनेंगे, धन जो है मनुष्य की संतुष्टि का एक आर्थिक साधन है। कहीं ना कहीं अगर इंसान सेटिस्फाइड होता है तो रुपये पैसे से ही होता है, ठीक है। अतः धन के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। धन के कितना धन है, उत्पादन कोई भी चीज़ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और वितरण उसका किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है, उपभोग किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है, आपस में, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, या फिर अर्थशास्त्र इस चीज़ को करता है, ठीक है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री परंपराओं के अनुसार अर्थशास्त्र को आर्थिक घटनाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों को, जैसे मांग तथा पूर्ति, लागत तथा उत्पादन के पारस्परिक अनुपातों का अध्ययन बताया जाता है। ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। मांग तथा पूर्ति, लागत, उत्पादन, इन सभी के अनुपातों का अध्ययन इसमें होता है। उसके बाद अब समाजशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। भाई अर्थशास्त्र जान लिया, समाजशास्त्र आ जाते हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप, प्रतिमानों, सामाजिक संरचना, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और समूहों तथा अंतर संबंधों, रीति रिवाज, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। कौन? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में निकटतम संबंध रहता, मतलब कि बहुत ही नज़दीकी है। अर्थात ये दोनों ही सामाजिक विज्ञान हमेशा से अपने अपने अध्ययनों में एक दूसरे से सहायता लेते रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां सदैव ही एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक काल में तो इसका अध्ययन तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता था, यानी कि पहले शुरुआत में समाजशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता था। लेकिन जब समाजशास्त्र का उदय हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे एक दूसरे भाई भाई की तरह हो गए, जब इनकी हेल्प, एक दूसरे की सहायता लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार समझ लीजिए। तो एक तरीके से भाई भाई जैसा इन दोनों का रिश्ता है, ओके। और शुरुआत में, प्रारंभिक काल में इसका जो अध्ययन है समाजशास्त्र का, वो अर्थशास्त्र के अंदर ही होता था, यानी कि बड़ा भाई अर्थशास्त्र, ऐसा कह सकते हैं। बाद में समाजशास्त्र का अधिक विकास होने पर ही इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। इसका अधिक विस्तार हो गया तो भाई इसका अलग अपना, भाई सिंपल सी बात है कि जब तक जिस भी इंसान का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होगा, ठीक है, तो वो किसी न किसी के अंतर्गत ही आएगा। जब उसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो गया, जब लोग उसको जानने लगे, तो उसको अलग कर दिया गया, ठीक है, तो वो अलग हो गया, तो इसका विकास जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, ठीक है। तो वही बताया गया कि बाद में समाजशास्त्र का अधिक विकास होने पर इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि अनेक महान अर्थशास्त्री प्रमुख रूप से समाजशास्त्री भी हुए हैं। इन्होंने केवल आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि यह भी प्रमाणित कर दिया कि इन दोनों विज्ञानों में से किसी एक का भी पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब कि पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रमुख विद्वानों में अगस्त काम्टे, रॉबर्ट ओबन, J.S. मिल और मैक्स वेबर, पैरेटो, मार्क्स वेवलिन, राधा कमल मुखर्जी, इसी तरह प्रमुख जो विद्वान हैं, ठीक है, इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी भी आते हैं। तो इस प्रकार दोनों में संबंध लिखेंगे। बाकी डिटेल में और भी थोड़ा पॉइंट दिया गया, पढ़ लीजिएगा, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अब आपने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध जान लिया। अब समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध बताइए, और राजनीति शास्त्र में संबंध बताइए। ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको भी ध्यान रखना, ये भी रामबाण प्रश्न है। थोड़ा परिचय जान लेते हैं समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध के बारे में। तो उत्तर लिखेंगे, मानव शास्त्र
वह विज्ञान है जो आदिकालीन मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद्विकासीय संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। ये कौन करता है? मानवशास्त्र। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से समृद्ध हैं, ठीक है, कि एक प्रमुख विद्वान जिनका नाम है क्रोबर, इन्होंने इन दोनों शास्त्रों को जुड़वा बहने तक कह दिया कि ये लोग इतना समान है। और बोदास प्रमुख विद्वान, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रम में सिद्धांतों का स्पष्ट करना है। ये सिद्धांत मानवशास्त्रीय होने के साथ ही समाजशास्त्री भी हैं। इस आधार पर हॉबेल ने तो ये कह दिया कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय संबंध लिख देंगे। अति लघु उत्तरे में या लघु उत्तरे में आता तो इतना ही चल जाएगा, लेकिन थोड़ा दीर्घ उत्तरे में आगे थोड़ा और आपको बना के लिखना पड़ेगा। और समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में भी आप लोग दोनों में संबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे गूगल पे सर्च करके, बाकी अगर हमारे पास होगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। वो अभी इस समय है नहीं, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर इसमें। अगला प्रश्न है कि संस्था की परिभाषा दीजिए और संस्था की विशेषताएं बताइए। तो संस्था की परिभाषा ज़्यादा आता है, विशेषताएं बहुत कम आता है। तो चलिए जानते हैं संस्था के बारे में। तो सामाजिक जीवन के लिए समुदाय तथा समितियां जितनी महत्वपूर्ण हैं उतनी ही महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं। यानी कि सामाजिक जीवन के लिए समुदाय तो जरूरी है, समितियां भी जरूरी हैं, और समुदाय से जुड़ा भी क्वेश्चन आता है, समितियां से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है। तो जितना ये दोनों महत्वपूर्ण है उतना हम ही महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं। तो इससे भी प्रश्न आएगा, यानी कि समुदाय, समितियां और संस्थाएं, तीनों प्रश्न रामबाण है। समितियां कभी भी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती। सभी समितियां कुछ विशेष कार्यप्रणाली तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न यानी कोशिश करते। सामान्य रूप से इन्हीं कार्यप्रणालियों अथवा नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्था सामाजिक के जो नियम है तथा कार्यप्रणाली है, ठीक है, उन्हीं की वह व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की परमिशन यानी कि अनुमति देता है, वही होता संस्था, जिसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। संस्था की अर्थ परिभाषा भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। तो संस्था संस्कृत भाषा के दो शब्द सम प्लस अवस्था के योग से बना है। सम का अर्थ है एक साथ तथा अवस्था का अर्थ है बैठना। इस प्रकार संस्था का शाब्दिक अर्थ है एक साथ बैठना हुआ, ठीक है, अर्थात व्यक्तियों के एक साथ बैठने व बोध संस्था से होता है। परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से संस्था का अर्थ इससे विस्तृत यानी कि बड़ा है, जिसे हम निम्न विद्वानों की परिभाषाओं द्वारा जान सकते हैं। तो इसमें प्रमुख विद्वान है मोरेल और एलरिच, कूले, बोरगाडस, सब लोगों ने अलग अलग समाज की ऊपर इस संस्था की परिभाषा दी है। तो पहले मोरिल और एलरिज ने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। फिर कूले ने कहा संस्था सामाजिक विरासत के रूप में स्थापित किसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया सामूहिक व्यवहारों का जटिल संगठन है। और बोरगडस ने कहा है कि सामाजिक संस्था वह समाज का ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हर वीडियो में करता हूं, कि जिस भी प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, 3 से 4 बार उसका उत्तर पढ़ लेंगे, ठीक है, तभी आपके दिमाग में कुछ बैठेगा। एक बार या 2 बार के पढ़ने से मैं आपको बता दूं ये आपके दिमाग में बहुत कम बैठेगा या फिर ना ही बैठ सकता है। क्योंकि अगर एक ही बार 2 बार पढ़ने से अगर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती तो जितने भी आईएएस, पीसीएस या फिर जितने हाई रैंक के जॉब हैं या फिर हाई रैंक के पोस्ट हैं वो सभी स्टूडेंट आज प्राप्त कर लेते, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3-4 बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा, दिमाग में ज़रूर बैठेगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। आप सिंपल से सोचिए, आज अगर मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर एक ही बार मेरे पढ़ने से या फिर एक बार मुझे आपको पढ़ाने से बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, उसी चीज़ को समझ रहा हूँ, तो आज मैं आईएएस और पीसीएस ना होता, मैं आपको टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहा था। तो समझिए आप लोग इस बात को गहराई से। अगला प्रश्न है कि समिति की अवधारणा यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा पैटर्न है, समिति किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं, सिंपल सी बात है, और वो सभी इच्छाओं को किसी न किसी तरह पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, यानी कि कोशिश करता है। यानी कि हम एक सामाजिक इंसान हैं और हम अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि भाई हमारे पास BMW हो, हमारे पास ऑडी हो, ठीक है, और उस चीज़ को इच्छाओं की अपनी पूर्ति करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हाँ इतना मेहनत करेंगे तो शायद हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जो हमने सोचा है।
ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक इच्छाएं भी होती हैं और वो सभी इच्छाओं को किसी न किसी तरह पूरी करने के लिए कोशिश ज़रूर करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के सामने 3 तरीके हैं। प्रथम तरीका यह है कि प्रथम तरीका यह है कि व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दूसरों को दबाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। ठीक है, यानी किसी को दबा दे और उसको कहे, मतलब दबाने का मतलब ये हो गया कि उसको उसके पास जो हो वो छीन ले। ठीक है, चोरी कर लेना। ठीक है, एक तरीके से उसका कब्जा कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और ऐसी स्थिति में कमज़ोर व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम पुनः बर्बरता के युग में पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को बिना दूसरों की सहायता के स्वयं से पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब कि दूसरों से हेल्प नहीं कर अपने स्वयं के दम पे वो हर चीज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब कि दूसरों से बिना मदद मांगे, ठीक है, अपने दम पर, ठीक है, कुछ भी वो कर सकता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। तो फिलहाल आप इसी तरह इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक इच्छाओं की पूर्ति कर मतलब कि प्रयत्न करता है। ठीक है, बस उसके बाद ये भी थोड़ा बहुत लिख देंगे, बस आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर अति लघु उत्तरे में देखने को मिलता है, कभी कदार चाहे तो लघु उत्तरे में आए बस। ठीक है, विशेषताएं भी इसकी प्रस्तुत हैं जो कि मैं आपको अटैच कर दूंगा एक और पीडीएफ में, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अति लघु उत्तर में ज़्यादा आता है बस। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो सामाजिक सोशल ग्रुप होते हैं उनके बारे में बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते चलिए। आप समय की शॉर्टेज, हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करा दे रहे हैं और उत्तर नीचे प्रस्तुत है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव एवं पशु समाज में क्या अंतर है, दोनों से आप क्या समझते हैं। एक रामबाण हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ठीक है, उसके बाद पशु समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि परिवार की परिभाषा दीजिए और प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि गारंटी 100% वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं, नोट कर लीजिए। स्किप मत वीडियो करिएगा, आप तो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, नोट करिए इसको भी। उसके बाद अगला प्रश्न है नातेदारी व्यवस्था आता है लेकिन बहुत कम आता, तो ये आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद विवाह की परिभाषा दीजिए और विवाह के उद्देश्य बताइए। हिंदू विवाह के बारे में बताइए। रामबाण प्रश्न 100%, 2000% प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। गारंटी वाला क्वेश्चन है, महासंग्राम रिवीजन वीडियो में मैं आपको यही सब बताता हूँ कि जो गारंटी वाले प्रश्न हैं वो आते हैं आप सभी की। ठीक है, तो ये गारंटी वाला प्रश्न है, पक्का आएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रामबाण प्रश्न है और इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पर प्रस्तुत भी की है, पढ़ लीजिएगा। अब वहाँ तक आपने जाना विवाह की परिभाषा, विवाह के उद्देश्य। ठीक है, पढ़ लीजिए। यौन की इच्छाओं की पूर्ति, परिवार की स्थापना, ठीक है, वैध संतानों की उत्पत्ति, नैतिक गुणों का विकास, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, ये कुछ विशेषताएं हैं, मतलब कि उद्देश्य हैं विवाह के, जिनको ध्यान रखना। शिक्षा का कॉन्सेप्ट, यानी कि शिक्षा की अवधारणा के बारे में भी प्रश्न फंसेगा, शिक्षा से जुड़ा एक नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। ठीक है, नोट करिए इसको भी। धर्म के बारे में भी एक प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिए, भी महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद राज्य और समाज में डिफरेंस बताइए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आने की पूरी उम्मीद है, नोट कर लीजिए इसको भी। संस्कृति यानी कि कल्चर, जिसको आप लोग बताते हैं रीति रिवाज या फिर संस्कार। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि जो अच्छा संस्कृत, अगर आपको अच्छा संस्कार मिलेंगे, अच्छी आपको कल्चर मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में और साथ साथ में दूसरों के जीवन में भी आप लोग अच्छा कुछ कर जाएंगे, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये जो कल्चर होता है ये एक संगत तरीके पे होता है। ठीक है, मतलब आप जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही असर होगा। बुरी संगत में है तो बुरा है, अच्छे संगत में पड़ेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप शराबी के साथ बैठेंगे तो आपको शराब का लत लगेगा, और अगर आप मान लीजिए एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के पास बैठेंगे तो आपको उससे अच्छे सीख और अच्छे गुण, ठीक है, और अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जो संस्कृत है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आप जितना भी हो सके बना के लिख सकते हैं, बहुत ही रामबाण प्रश्न है भी। ठीक है, सांस्कृतिकरण ये भी कई बार रिपीटेड है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको बता ही चुका हूँ। बाकी ये जो पीडीएफ है पूरी क्वेश्चन आंसर की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर इंक्लूडेड हैं, अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे इसको दे सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा। क्लियर।
उसके बाद आप लोग दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बी ए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जैसा आप ऐसा कहेंगे हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर हैं हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के आपको हमारी वेबसाइट dearstudent.in पे भी मिल रहे हैं। इस पे भी कार्य चल रहा है, तो इस पे भी विजिट करके आप लोग यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आपका अपना ये चैनल सक्सेस टू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी हेल्प की जाएगी आप सभी की। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।